तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 4 एपिसोड 9 कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने सीजन 4 का एपिसोड 1 से 8 या सीजन 3 अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले वो देख लो, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड ढेर सारा प्यार। मुझे याद है कि लास्ट ईयर फरवरी में मैंने ये चैनल खोला था, तब से आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाया है, जिसके लिए दिल से थैंक यू आप सबको। हाँ, मुझे पता है कि इस बार भी वीडियो लेट हो गया है, बट इस बार एक्चुअली मैं जुजुत्सु काइसन के वीडियो पर काम कर रहा था जो कि इस चैनल पे ही आने वाला है। मैं पहले वही अपलोड करने वाला था, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से डिले करना पड़ा और सोलो लेवलिंग पहले डाल रहा हूँ। बट डोंट वरी, जुजुत्सु काइसन भी नेक्स्ट 2 से 3 दिनों में अपलोड कर दूंगा। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि जुजुत्सु काइसन का सीजन 3 8 जनवरी से आ रहा है। तो उस वीडियो में एक्चुअली सीजन 1, 2 एंड मूवी 0 कवर करने वाला हूँ, वो भी सिर्फ 1.5 घंटे में। लगभग 48 एपिसोड रहेगा, तो एक तरह से आप लोगों को रिकेप मिल जाएगा सीजन 3 आने से पहले। वीडियो 90% रेडी है, बस कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा। उस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस पर भी सपोर्ट दिखाना। सपोर्ट की बात कर ही रहे हैं तो इस वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग 100 के सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा करीब हैं। और हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये जो चैनल आप देख रहे हो देसी सेनपाई, ये मेरे भाई का चैनल है और इस पे 4000 वॉच आवर कंप्लीट हो गए हैं, बट 1 के सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, तो मोनेटाइज नहीं हो सकता है। इसीलिए थोड़ा इस चैनल पे भी सपोर्ट दिखा देना और जल्दी से उनका 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। आप उनका भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, वो काफी अच्छा कंटेंट बनाते हैं। और कमेंट में लव फ्रॉम एनिमे कथा लिखना मत भूलना। खैर छोड़ो, अब बिना किसी देरी की ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो सोलो लेवलिंग सीजन 4 एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि जिन्वो इस वर्ल्ड में उन लोगों से मिलता है जो पिछले वर्ल्ड में उसके साथ काफी क्लोज थे। सबसे पहले वो चाहेन से मिलता है और उनका रिलेशनशिप इस वर्ल्ड में भी स्टार्ट हो जाता है। फिर वो जिन्हो से मिलता है और इस वर्ल्ड में भी दोनों एक बार फिर भाई बन जाते हैं। उसके बाद जिन्वो चेयरमैन से भी मिलता है जो एक सीरियस बीमारी की वजह से मरने वाले होते हैं। जिन्वो उन्हें होली वाटर ऑफ लाइफ देता है और उनकी जान बचा लेता है। इसी तरह टाइम बीतते जाता है और फिर 10 साल का टाइम स्किप आता है। सीन शिफ्ट होता है एक पुलिस स्टेशन में, जहां आज एक नया ऑफिसर ज्वाइन करता है। उसका नाम ली होता है। क्योंकि ली का फर्स्ट डे होता है, इसीलिए वो थोड़ा नर्वस होता है। उसे पता चलता है कि इस पुलिस स्टेशन में एक ऐसा ऑफिसर है जिसका क्रिमिनल अरेस्ट रेट 200% है और वो सिर्फ अपने केसेस ही सॉल्व नहीं करता, बल्कि डिपार्टमेंट के दूसरे ऑफिसर्स के केसेस भी सॉल्व करता है। जो भी केस वो लेता है उसमें क्रिमिनल को सजा दिलवा करके ही रहता है। इस ऑफिसर को यहाँ फैंटम नाम से जाना जाता है। तभी एक ऑफिसर ली के पास आता है, उसका फर्स्ट डे पर वेलकम करता है और उसे कॉफी पिलाता है। ली बोलता है, मुझे बताया गया है कि मैं किसी ऑफिसर संघ के साथ काम करने वाला हूँ, क्या आप मुझे उनका ऑफिस दिखा सकते हो? वो ऑफिसर बोलता है, तुम्हारा मतलब फैंटम से तो नहीं? यह सुनकर के ली पूरी तरह शॉक हो जाता है। ऑफिसर बताता है कि वो लोग उसे फैंटम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो एक घोस्ट की तरह कभी भी आ जाता है और कभी भी चला जाता है। तभी पीछे से फैंटम आ जाता है। वो ली के पास आकर पूछता है, तुम ही वो न्यू रिक्रूट हो? ऑफिसर बोलता है, हाँ यही है। ली काफी डरा हुआ होता है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो डायरेक्ट फैंटम के साथ काम करेगा। तभी फैंटम कैजुअली उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, तो चलो आज से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। ली और ज्यादा डर जाता है। उसके दिमाग में चल रहा होता है कि कहीं कॉफी पीने पर फैंटम गुस्सा तो नहीं हो गया, कहीं उसे कोई पनिशमेंट ना मिल जाए। तभी हमें पता चलता है कि ऑफिसर फैंटम और कोई नहीं बल्कि जिन्वो होता है। 10 साल बाद उसका लुक काफी चेंज हो चुका होता है। उसका हेयर स्टाइल भी बदल गया होता है और वो पहले से थोड़ा ज्यादा लंबा भी हो गया होता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ऑफिसर ली का काम करते करते बुरा हाल हो जाता है। वो अपने डेस्क पर गिरा हुआ होता है और बगल में जिन्वो बैठ करके काम कर रहा होता है। तभी जिन्वो नोटिस करता है कि स्टेशन में एक लड़की होती है जो एक ऑफिसर से अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रही होती है। उसकी फ्रेंड रिसेंटली सुसाइड कर चुकी होती है। लड़की कहती है, प्लीज इस केस को एक बार फिर से चेक कीजिए, वो ऐसी लड़की नहीं थी जो सुसाइड कर ले। ऑफिसर उसे समझाता है कि जो भी एविडेंस मिला है उससे ये क्लियरली सुसाइड ही लगता है। दोनों के बीच बहस चल रही होती है। तभी जिन्वो वहां आता है और बोलता है, क्या मैं ये केस ले सकता हूं? जिन्वो रिपोर्ट पढ़ता है, लेकिन उसे भी ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलता जो ये प्रूफ करे कि ये मर्डर था। फिर भी जिन्वो डिसाइड करता है कि वो खुद लोकेशन पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करेगा। सीन शिफ्ट होता है रात का। जिन्वो उस क्राइम सीन पर होता है, यानी उस लड़की के घर पर। वो बाथरूम में जाता है
जहां बाथटब में लड़की ने सुसाइड किया था। वहां उसे थोड़े खून के निशान मिलते हैं। यहीं पर हमें पता चलता है कि अब जिन्वू को किसी बॉडी से शैडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए बॉडी की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो सिर्फ ब्लड से भी शैडो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। जिन्वू उस लड़की का शैडो एक्सट्रैक्ट करता है। लड़की का शैडो थोड़ा डरा हुआ और कंफ्यूज होता है। जिन्वू कहता है, डरो मत, इस फॉर्म में तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर जिन्वू पूछता है, क्या तुमने अपनी मर्जी से सुसाइड किया था? लड़की जवाब देती है, हाँ। जिन्वू पूछता है, फिर रीजन क्या था? लड़की जिन्वू को सब कुछ बता देती है, लेकिन हमें अभी वो बात दिखाई नहीं जाती। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिन्वू लड़की के फादर के घर पूछताछ के लिए गया होता है। जिन्वू कहता है, क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर चल सकते हैं? मुझे आपकी बेटी के रिलेटेड कुछ पूछना है। उसका फादर कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं अपनी बेटी की डेथ को इन्वेस्टिगेट करने में आपकी पूरी हेल्प करूंगा। दोनों एक कैफे में जाते हैं और जिन्वू लड़की के बारे में सवाल करता है। उन दोनों के बीच काफी लंबी कन्वर्सेशन होती है, लेकिन मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। बेसिकली वो आदमी लड़की का बायोलॉजिकल फादर नहीं होता, बल्कि उसका स्टेप फादर होता है। वो बचपन से ही उस लड़की को एब्यूज करते आ रहा होता है, उसे मारता पीटता था और उसके साथ गलत चीजें भी करता था, जो आप लोग सोच रहे हो। इन सब से तंग आकर के लड़की सुसाइड कर लेती है। जिन्वू सारे एविडेंस दिखा देता है और सब प्रूव कर देता है। इसके बाद उस आदमी की हालत खराब हो जाती है, लेकिन जिन्वू उसे 2 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन ये होता है कि वो पुलिस स्टेशन जाकर अपना जुर्म चुपचाप कन्फेस कर दे। ये सुनकर के वो तुरंत पूछता है, सेकंड ऑप्शन क्या है? जिन्वू कहता है, अगर तुम कन्फेस नहीं करना चाहते तो तुम्हें एक कीमत चुकानी पड़ेगी। वो आदमी तुरंत बोलता है, कितना प्राइस पे करना होगा, मैं तैयार हूं। जिन्वू हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता था कि तुम यही ऑप्शन चूज करोगे। फिर जिन्वू उसे बताता है, ये जो कैफे में तुम बैठे हो, ये मेरी बनाई हुई दुनिया है। ये लैंड ऑफ डेथ है, जहां मेरे परमिशन के बिना कोई एंटर नहीं कर सकता, और अब से यही तुम्हारा प्रिजन है। वो आदमी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये सब क्या कह रहे हो तुम? मैं अभी कहां हूं? जिन्वू कहता है, ठीक से याद करो, तुम यहां कैसे आए हो? वो आदमी सोचने लगता है और तब नोटिस करता है कि कैफे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं होता। वो और ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये सपना है, ये सपना है। वो वहां से भागने लगता है। तभी जिन्वू का एक शैडो सोल्जर उसे मार देता है। इधर वो लड़की जिसने सुसाइड किया था, वो जिन्वू को थैंक यू कहती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड में, जहां जिन्वू जिन्हो से मिलने गया होता है। वो दोनों अब काफी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। तभी जिन्हो अचानक से एक रिंग निकालता है और बोलता है कि वो आज जिन्हा को प्रपोज करने जा रहा है, यानी जिन्वू की बहन को। वो पूछता है, ये रिंग सही तो है ना, उसे पसंद तो आएगा ना? जिन्वू बोलता है कि उसे इन सब चीजों का ज्यादा आइडिया नहीं है। जिन्हो कहता है, कोई बात नहीं, मैं फुल्ली प्रिपेयर हूं। वो बताता है कि उसने 30 बिलियन वॉन खर्च करके एक बिल्डिंग खरीदी है, जहां वो एक हॉस्पिटल बनवा रहा है। यह हॉस्पिटल जिन्हा के कॉलेज खत्म होते होते तक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद उसे कहीं और जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब सुनकर के जिन्वू पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो कहता है, तुम इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? फिर जिन्वू उसे समझाता है, देखो, अपने प्यार को प्रूफ करने के लिए इतना महंगा गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं होती। तुम एक काफी अच्छे इंसान हो, तुम्हें खुद को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। बस खुद जैसे हो वैसे ही रहो, जिन्हा को वही पसंद आएगा। ये सुनकर के जिन्हो इमोशनल हो जाता है और जिन्वू को जोर से हक कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है रात का। जिन्वू घर चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि इन 10 सालों में जिन्वू ने चाहेन से शादी कर ली होती है और अब उनका एक छोटा सा बेटा भी होता है जिसका नाम सूहो होता है। दोनों जिन्वू का वेलकम करते हैं। चाहेन पूछती है, तुम्हें तो नशा नहीं होता, फिर भी तुम ड्रिंक क्यों करने जाते हो? जिन्वू बताता है कि वो जिन्हो से मिलने गया था क्योंकि उसे उससे एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी। फिर जिन्वू सूहो को गोदी में उठाता है और उसके साथ खेलने लगता है। तभी हमें वहां बेलियन और इग्रिस भी दिखते हैं जो आपस में बहस कर रहे होते हैं। बेलियन कहता है कि वो सूहो को सबसे पहले शॉर्ट ट्रेनिंग सिखाएगा, लेकिन इग्रिस बोलता है कि इस वर्ल्ड में पढ़ाई की ज्यादा वैल्यू है, इसीलिए उसे पहले पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए। तभी जिन्वू दोनों को शांत करवाता है और कहता है, ये सब बात की बात है, पहले सूहो अपने पैरों पर चलना तो सीख ले।
अगले दिन जिनवू को न्यूज मिलती है कि चेयरमैन गो गुनही फिर से बीमार पड़ गए हैं और अब हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जिनवू तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है और देखता है कि उनकी हालत काफी खराब होती है। चेयरमैन जिनवू को देख करके खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम फिर से मिलने आए। मैं काफी टाइम से तुम्हें ढूंढ रहा था। जिनवू फिर से हॉली वाटर ऑफ लाइफ की बोतल निकालता है और कहता है, अगर आप चाहें तो मैं आपकी इस इलनेस को क्योर कर सकता हूं। लेकिन इस बार चेयरमैन मना कर देते हैं और कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी काफी जी ली है। जो कुछ भी करना था वो सब मैंने 10 सालों में कर लिया जो तुमने मुझे दी थी। अब मैं जीकर क्या ही करूंगा। फिर वो कहते हैं, हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है। 10 साल पहले तुमने बताया था कि एक ऐसा वर्ल्ड था जहां हम दोनों साथ में मिल करके फाइट किया करते थे और मैंने भी काफी मदद की थी। क्या तुम मुझे वो मेमोरीज दिखा सकते हो? ये मेरी आखिरी इच्छा है। जिनवू कहता है कि शायद वो मेमोरीज आप दोबारा देखना पसंद ना करें, लेकिन चेयरमैन फिर भी जिद करते हैं। आखिर जिनवू मान जाता है। वो चेयरमैन का हाथ पकड़ता है और उन्हें वो सारी मेमोरीज दिखाना शुरू करता है। जो कुछ भी उन्होंने उस वर्ल्ड में किया था, धीरे धीरे उन्हें सब कुछ याद आने लगता है। वो इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो जिनवू का हाथ पकड़कर कहते हैं, थैंक यू हंटर संग, तुम जैसे यंग हीरो के साथ फाइट करने का मौका मिला। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इतना कहकर के वो वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। जिनवू भी इमोशनल हो जाता है। वो उनके आंसू पोंछता है, एक लास्ट टाइम फेयरवेल कहता है और वहां से चला जाता है। जिनवू घर जा ही रहा होता है तभी चाहिन का कॉल आता है। वो काफी घबराई हुई होती है और कहती है, सूहो, सूहो तो। जिनवू घबरा कर पूछता है, क्या हुआ सूहो को? चाहिन कहती है, सूहो हवा में उड़ रहा है। हमें दिखाया जाता है कि सूहो घर के अंदर चारों तरफ उड़ रहा होता है और पूरा सामान इधर उधर बिखर चुका होता है। चाहिन उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसे पकड़ ही नहीं पाती। इग्रिस और बेलियन उसे रोकने के बजाय तालियां बजा रहे होते हैं। जिनवू कहता है, क्या सूहो हवा में उड़ रहा है? अभी तो उसने चलना भी नहीं सीखा। फिर वो बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं घर आ रहा हूं, फिर मैं उसे ढंग से उड़ना सिखा दूंगा। चाहिन सरप्राइज होकर पूछती है, मतलब तुम्हें भी उड़ना आता है? जिनवू बोलता है, हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें ये कभी बताया ही नहीं था। घर के अंदर फिर से बेलियन और इग्रिस दिखते हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। बेलियन कहता है, हमारे यंग मास्टर को उड़ना आ गया है तो अब मैं उन्हें हवा में फाइट करना सिखाऊंगा। इग्रिस बोलता है, ये क्या बोल रहे हो? हमारे यंग मास्टर पढ़ लिख कर के पायलट बनेंगे। इधर चाहिन इन तीनों से परेशान होती है और घर में फैला हुआ सारा कचरा साफ कर रही होती है। कुछ दिन बाद हमें बेरू दिखाई देता है जो सूहो के साथ होता है। सूहो को बेरू काफी पसंद होता है। बेरू जहां जहां होता है सूहो उसके पीछे पीछे जाता है। सूहो अभी ठीक से नाम भी नहीं बोल पाता, इसीलिए वो बेरू को एंत एंत बुलाता है क्योंकि वो एक एंट है। बेरू सोचता है कि यंग मास्टर हमेशा उसके पीछे ही क्यों आते रहते हैं। वो खुद को काफी डरावना मानता है, फिर भी सूहो उसे इतना पसंद क्यों करता है। इग्रिस उसे बताता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम कोई नॉर्मल एंट नहीं हो। तुम बोल सकते हो, चल सकते हो और उड़ भी सकते हो। हर बच्चे को ये सब चीजें पसंद आती हैं। ये सुनकर के बेरू काफी खुश हो जाता है। क्या? इसका मतलब यंग मास्टर मुझे पसंद करते हैं? और ये कहते ही बेरू शर्मा जाता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वर्ल्ड ऑफ इटर्नल स्लंबर में, जहां सारे शैडो सोल्जर रहते हैं। बेरू वहां एक बिल्डर सोल्जर के लीडर से मिलने गया होता है जो बेसिकली इस वर्ल्ड में कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह करता है। बेरू ने उन्हें एक प्रोजेक्ट पर काम करने को बोला था, लेकिन वो बताता है कि प्लान में थोड़े चेंजेस हैं। ये सुनकर के बिल्डर पूरी तरह घबरा जाता है। ये क्या कह रहे हो मार्शल बेरू? हमने तो पूरा बना करके रेडी कर दिया, बिल्कुल जैसा आपने बोला था। एक्चुअली बेरू ने उन्हें इस वर्ल्ड में जिनवू का एक जाइंट स्टैचू बनाने को बोला था क्योंकि जिनवू का 32nd बर्थडे आने वाला था और वो अपने किंग को सरप्राइज करना चाहता था। फिर बेरू उन्हें समझाता है कि ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है और वो उन्हें पूरा प्लान समझा देता है। ये सुनकर के बिल्डर बोलता है, प्लान तो अच्छा है लेकिन हमारे पास लेबर शॉर्टेज है और टाइम भी कम है, तो क्या हम डीमन कैसल वाले डीमंस को अपनी हेल्प के लिए बुला सकते हैं? बेरू बोलता है, हाँ, ये अच्छा आइडिया है, ये काम मुझ पर छोड़ दो। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि कुछ गुंडे और माफिया लोग जिनवू के घर में एक दिन अटैक करने के लिए प्लान बना रहे होते हैं
क्योंकि रात में जिन्वू घर पर होता है। असल में जिन्वू एक पुलिस ऑफिसर है और उसने इन लोगों के एक बहुत बड़े इलीगल बिजनेस को शट डाउन करवा दिया था। इसका बदला वो जिन्वू से डायरेक्टली नहीं ले सकते, इसीलिए उनका प्लान होता है कि वो उसके बीवी और बच्चे को किडनैप कर लेंगे। जैसे ही वो घर के अंदर घुसते हैं, वहां जाकर के वो काफी सरप्राइज हो जाते हैं कि इतने बड़े घर होने के बावजूद भी एक भी सिक्योरिटी गार्ड या कैमरा नहीं है। उन्हें लगता है कि ये काम तो इजीली हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक से उनके दो साथी पीछे से गायब हो जाते हैं। ये देख करके वो थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि शायद वो डर के मारे भाग गए होंगे। वो आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी बैरो उन्हें पीछे से दबोच लेता है और अपने नाखून से उनका मुंह बंद कर देता है ताकि कोई आवाज ना कर सके। बैरो बोलता है, यंग मास्टर को अभी नींद आ रही है, मैं तुम लोगों को उनकी नींद डिस्टर्ब करने नहीं दे सकता। और फिर वो उनका काम तमाम कर देता है। अब इसके कुछ दिन बाद फिर से हमें वर्ल्ड ऑफ इटर्नल स्लंबर दिखाया जाता है। यहाँ हम डीमन कैसल के सारे डीमंस को देखते हैं। वहाँ एजिल भी होती है और उसके फैमिली मेंबर्स भी। वो सब मिलकर इस न्यू प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुके होते हैं। ये देख करके बैरू और बाकी सोल्जर्स पूरी तरह खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। ये तो बहुत सुंदर बना है, हमारे किंग तो ये देख करके बहुत खुश होंगे। असल में पहले वाले स्टैचू में सिर्फ जिन्वू था, लेकिन बैरू ने थोड़ा चेंज करवा करके सूहो को भी ऐड करवा दिया था, क्योंकि सूहो बैरू से बहुत प्यार करता था और बैरू भी सूहो से काफी अटैच हो चुका था। इसीलिए सबसे ज्यादा खुश बैरू होता है ये स्टैचू देखकर। वो बोलता है, कुछ सालों बाद अगर फ्यूचर में कभी यंग मोनार्च इस वर्ल्ड में आ पाए तो वो ये देख करके बहुत खुश होंगे। लेकिन तभी पीछे से सूहो की आवाज आती है। वो एंथ एंथ चिल्ला रहा होता है। ये देख करके बैरू और बाकी शैडो सोल्जर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सूहो अभी से ही इस वर्ल्ड में इतनी आसानी से आ गया होता है। अब इसके बाद फिर एक छोटा सा टाइम स्किप आता है। हमें कुछ सालों बाद दिखाया जाता है जब सूहो थोड़ा बड़ा हो जाता है और स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। एक दिन उसकी टीचर चाहिन को स्कूल बुलाती है और उसे सूहो की बनाई हुई ड्राइंग दिखाती है, जिसमें उसने एंट्स और शैडो सोल्जर ड्रॉ किए होते हैं। चाहिन पूछती है, इसमें गलत क्या है? फिर टीचर बताती है, हमने सभी स्टूडेंट्स को अपने फ्रेंड्स को ड्रॉ करने के लिए बोला था। चाहिन समझ जाती है कि ये उसके लिए नॉर्मल हो सकता है, लेकिन किसी और को ये नॉर्मल नहीं लगेगा। सूहो ने बैरू, टस्क, इग्रिस सबको ड्रॉ किया होता है। इतना ही नहीं, जब उससे फैमिली मेंबर की ड्राइंग बनाने को बोला गया था तो वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ साथ सारे शैडो सोल्जर्स को भी ड्रॉ कर देता है। टीचर को पहले लगता है कि सूहो शायद चाइल्ड अब्यूज का शिकार है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होता है, इसीलिए ये डाउट धीरे धीरे मिट जाता है। उन्हें लगने लगता है कि शायद सूहो एक यूनिक आर्टिस्ट है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात में, जब जिन्वू घर आता है। चाहिन जिन्वू को सूहो की ड्राइंग दिखाती है और टीचर ने जो कुछ भी बोला होता है सब उसे एक्सप्लेन करती है, लेकिन जिन्वू ये सब देख करके हंसने लगता है। चाहिन बोलती है, ये हंसने की बात नहीं है, हमारे लिए ये नॉर्मल हो सकता है, लेकिन नॉर्मल इंसानों को ये क्रीपी लग सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्कूल के सारे बच्चे सूहो से डरते हैं, जबकि हमारे सूहो ने कभी ना उन्हें हार्म किया ना बुली किया। वो लोग सूहो के सामने नजर झुका लेते हैं, कोई आई कांटेक्ट भी नहीं करता। जिन्वू समझ जाता है कि बच्चों का सेंस बहुत ही प्योर होता है। वो शैडो मोनार्च की पावर सेंस कर लेते होंगे, इसीलिए उन्हें डर लगता है और वो सूहो से दूरी बना के रखते हैं। और ये धीरे धीरे पावर ऑफ डेथ यानी शैडो मोनार्च की पावर सूहो के अंदर ग्रो करती जाएगी, जिसकी वजह से वो ना तो ऑर्डिनरी लाइफ जी पाएगा और ना ही नॉर्मल दोस्त बना पाएगा। इसीलिए जिन्वू डिसाइड करता है कि जब तक सूहो बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो उसकी पावर टेम्परली सील कर देगा और साथ ही उसकी शैडो सोल्जर वाली मेमोरीज भी मिटा देगा। वहां बैरू भी होता है। जिन्वू उसे सूहो की ड्राइंग दिखाता है और कहता है, देखो इसने तुम्हें भी ड्रॉ किया है। ये देख करके बैरू इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। वो जिन्वू से रिक्वेस्ट करता है, माय किंग, क्या मैं एटलीस्ट एक बार यंग मास्टर को फेयरवेल बोल सकता हूँ? जिन्वू परमिशन दे देता है। फिर बैरू सूहो के रूम में जाता है जहां वो सो रहा होता है। बैरू रोते हुए कहता है, यंग मोनार्च, मैं आपको बहुत मिस करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आपकी सेवा करने का ऑनर मिला। आप प्लीज अपनी हेल्थ और स्टडी पर ध्यान देना। इधर सूहो नींद में ही बोल रहा होता है, बॉस एंट, बॉस एंट। बैरू कहता है, मैं विश करता हूं कि आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो। तब तक के लिए मेरी तरफ से और सभी शैडो सोल्जर की तरफ से फेयरवेल। हम फिर मिलेंगे। इसके बाद जिन्वू वहां आता है, सूहो के सर पर हाथ रखता है, उसकी सारी पावर सील कर देता है और उसकी मेमोरीज भी मिटा देता है।
अब इसके बाद सीन कट होता है डायरेक्ट 10 साल बाद। सुहो अब काफी बड़ा हो चुका होता है और अब वो हाई स्कूल में चला जाता है। आज उसके हाई स्कूल का फर्स्ट डे होता है। स्कूल के फर्स्ट डे पर ही उसे कुछ बुली स्टूडेंट मिल जाते हैं जो उसके दोस्त को घेर करके मार रहे होते हैं। एक्चुअली उस लड़के का नाम संग हू होता है और वो सुहो के साथ मिडिल स्कूल में पढ़ता था। आज उसका भी फर्स्ट डे होता है। जैसे ही सुहो अपने दोस्त को पिटते हुए देखता है, वो तुरंत वहां जाता है और बिना अपने हाथों का यूज किए ही उन तीनों बुली स्टूडेंट को एक किक में ही ढेर कर देता है, फुल स्वैग के साथ है। आखिर जिनवू का बेटा है तो ऑरा फार्म तो करेगा ही। फिर वो अपने दोस्तों से बोलता है, लगता है मुझे यहाँ भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इस इंसिडेंट का क्रेडिट सुहो नहीं लेता। स्कूल में बात फैल जाती है कि संग हू ने उन तीनों को पीटा है। सब लोग बात करने लगते हैं कि हमें उससे दूर रहना चाहिए। इसके बाद सीन कट होता है शाम का। स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है और सारे स्टूडेंट क्लास से निकल चुके होते हैं। सुहो भी अपनी क्लास से निकल रहा होता है। वो मन में सोच रहा होता है, लाइफ कितनी बोरिंग हो गई है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी टाइम पर बहुत कुछ जानता था जो काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन अब मैं वो सब भूल चुका हूँ। फिर वो डिसाइड करता है, छोड़ो, आज इंटरनेट कैफे जाकर गेम खेलूंगा। लेकिन जैसे ही वो क्लास से निकलने के लिए गेट खोलता है, वो गेट लॉक होता है। सुहो कंफ्यूज हो जाता है और वो विंडो के पास जाता है। वहां वो देखता है कि बाहर का वर्ल्ड पूरी तरह से रुक चुका होता है, जैसे किसी ने टाइम को स्टॉप कर दिया हो। सुहो के अलावा बाकी सब कुछ फ्रीज हो चुका होता है। सुहो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी अचानक से उस क्लासरूम के अंदर ही एक मिस्टीरियस सा गेट खुल जाता है। सुहो घबरा जाता है और सोचने लगता है, ये क्या हो सकता है, मुझे अब क्या करना चाहिए। फिर उसे अपनी मॉम की बात याद आती है। वो हमेशा बोलती थी, तुम बिल्कुल अपने डैड पर गए हो। ये याद करके सुहो को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। वो सोचता है, मेरे डैड इस सिचुएशन में क्या करते, और बिना किसी सेकंड थॉट के वो उस गेट के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, वो किसी अननोन जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है और गेट भी बंद हो जाता है। लेकिन ये सब देख करके सुहो डरता नहीं है। वो सोचता है, गेट बंद हो गया, इसका मतलब मेरे पास आगे जाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। थोड़ी और आगे जाने पर उसे एक वेपन रूम मिलता है जहां चारों तरफ अलग अलग तरह के वेपन्स का कलेक्शन होता है। जैसे ही सुहो उनमें से एक वेपन लेने जाता है, उसके सामने अचानक से एक स्टेटस बार आ जाता है। ये देख करके वो डर जाता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा होता। उस स्टेटस बार में वेपन के बारे में डिटेल्स होती हैं, जैसे उनका नाम, डैमेज, ड्यूरेबिलिटी और रैंक। सुहो देखता है कि वहां पड़े हर वेपन के सामने ऐसे ही स्टेटस बार आ रहे होते हैं। ये देख करके वो काफी सरप्राइज रह जाता है। वो बोलता है, ये तो बिल्कुल गेम की तरह है, क्या मुझे इनमें से कोई एक चूज करना पड़ेगा। वो धीरे धीरे सारे वेपन्स चेक करता है, लेकिन उसे कोई भी वेपन कुछ खास पसंद नहीं आता। फिर जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ता है, उसे कुछ गॉन्टलेट्स दिखते हैं। वो उन्हें ट्राई करता है और सोचता है, शॉर्ट तो सब यूज करते हैं, मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए। हालांकि उन गॉन्टलेट्स का रैंक सिर्फ ई होता है। वेपन उठाने के बाद हमें सुहो का भी स्टेटस बार दिखाया जाता है, जिसमें उसका लेवल अभी 1 होता है और उसके पास यंग मोनार्च का टाइटल भी होता है। फिर जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है, उसे कुछ आयरन स्टैचूज दिखते हैं जो एक लाइन में खड़े होते हैं। सुहो आराम से उनके पास से गुजर रहा होता है। तभी उनमें से एक स्टैचू अचानक अटैक कर देता है, लेकिन सुहो उसे अनजाने में ही सेंस कर लेता है। वो अपने गॉन्टलेट की मदद से डॉज कर लेता है और इससे पहले कि वो स्टैचू दोबारा अटैक कर पाए, सुहो सिर्फ एक पंच में ही उसे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसी वक्त उसे लेवल अप का नोटिफिकेशन मिलता है। ये देखकर के सुहो खुद भी सरप्राइज हो जाता है। वो सोचता है, मैंने एक ही पंच में इसे कैसे मार दिया। लेकिन तभी सारे आयरन सोल्जर एक साथ ग्रुप में आने लगते हैं और सुहो को घेर लेते हैं। सुहो थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है, लेकिन फिर वो एक एक करके सारे आयरन सोल्जर्स को काफी इजीली डिफीट करते चला जाता है। सोल्जर्स खत्म होने का नाम नहीं लेते, लेकिन इसी बीच सुहो का लेवल भी लगातार बढ़ते जाता है और वो धीरे धीरे और स्ट्रांग होते जाता है। आखिरकार एक पॉइंट के बाद वो सारे आयरन सोल्जर्स को डिफीट कर देता है। उसके बाद उसका लेवल बढ़ करके 19 हो चुका होता है। सुहो को खुद भी फील होता है कि वो अब काफी स्ट्रांग हो गया है। वो सोचता है, ये सिस्टम तो बिल्कुल गेम की तरह वर्क कर रहा है। इस वजह से उसे काफी मजा आ रहा होता है, लेकिन उसके मन में अभी भी पावर्स को लेकर के काफी सवाल भी होते हैं। फिर भी वो आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। कुछ देर बाद उसे एक बड़ा सा गेट दिखाई देता है। जैसे ही वो गेट खोलता है, वो देखता है कि सामने एक थ्रोन पर कोई बैठा होता है।
वो सोचता है कहीं ये इस गेम का बॉस तो नहीं। वो दिखने में काफी स्ट्रांग लगता है। फिर हमें रिवील होता है कि वो बॉस और कोई नहीं बल्कि इग्रिस होता है। तभी इग्रिस अपने थॉर्न से उठता है और अपनी स्वॉर्ड निकालता है। ये देख करके सूहो सोचता है मुझे पहले अटैक करना चाहिए, लेकिन वो सोच ही रहा होता है और अचानक से इग्रिस उसके बिल्कुल सामने होता है। इससे पहले कि सूहो हिल भी पाए, इग्रिस एक मैसिव अटैक करता है। इस अटैक से सूहो काफी बैडली इंजर्ड हो जाता है और फिर अचानक से वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। सूहो काफी डर जाता है। वो सोचता है मैं जिंदा कैसे बच गया। तभी वो नोटिस करता है कि वो वापस उसी जगह रिस्पॉन हो चुका होता है जहां से उसने स्टार्ट किया था। वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और फिर से वहां जाने का डिसाइड करता है। तभी वो नोटिस करता है कि जब फर्स्ट टाइम वो यहाँ आया था तब उसने 3 व्हाइट फ्लेम टॉर्च देखे थे, लेकिन इस बार सिर्फ 2 ही जल रहे होते हैं। वो सोचता है क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या कुछ और। इस बार वो डिसाइड करता है कि अपने गॉन्टलेट चेंज करेगा और इस बार एक सी रैंक का गॉन्टलेट चूज करता है। वो अपने मन में सोचता है कि इस बार मुझे थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अगर तीनों व्हाइट फ्लेम टॉर्च बुझ गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। इसके बाद सीन कट होता है थोड़ी देर बाद का। वो फिर से इग्रिस से पिट करके वहीं रिस्पॉन हो जाता है। इस बार जब वो चेक करता है तो एक और व्हाइट फ्लेम टॉर्च बुझ चुका होता है, मतलब अब सिर्फ एक ही टॉर्च जल रहा होता है। सूहो पूरी तरह घबरा जाता है और पैनिक करने लगता है। वो सोचता है ये कैसे हो सकता है, बाकी सोल्जर्स को तो मैंने इतनी इजीली डिफीट कर दिया, लेकिन ये मुझसे इतना स्ट्रांग कैसे है। मुझे अब गुस्सा आ रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इसे कभी नहीं हरा पाऊंगा। तभी वेपन रूम में उसे एक स्वॉर्ड दिखाई देती है जो इग्रिस के पास होती है। उसे देख करके वो सोचता है वेट, ये तो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब बॉस के पास रियल स्वॉर्ड है। अगर ऐसा है तो पता नहीं उसका लेवल मुझसे कितना ज्यादा होगा। इसीलिए इस बार वो डिसाइड करता है कि 8 से 10 वेपन एक साथ ले जाएगा। वो स्वॉर्ड, आर्मर, शील्ड सब कुछ एक साथ उठा लेता है और इस बार डायरेक्ट बॉस से फाइट करने के बजाय वो पहले सोल्जर से फाइट करने जाता है, ताकि बॉस से लड़ने से पहले अपना लेवल और ज्यादा बढ़ा सके, वरना वो इग्रिस को कभी डिफीट नहीं कर पाएगा। जैसे ही वो वहां जाता है चारों तरफ से आयरन सोल्जर उसे घेर लेते हैं। इस बार उनका नंबर पहले से ज्यादा होता है और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार कुछ अलग अलग टाइप के सोल्जर्स भी होते हैं जैसे मेज वगैरह। सूहो नोटिस करता है कि ये सारे सोल्जर्स बार बार रीजनरेट कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात होती है क्योंकि इससे वो जल्दी जल्दी लेवल अप कर सकता है। फिर क्या, वो एक एक करके सारे सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है। कुछ सोल्जर्स बो एंड एरो यूज करके लॉन्ग रेंज से अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन सूहो उन्हें भी काफी इजीली संभाल लेता है। इसी बीच उसका लेवल भी तेजी से बढ़ता जा रहा होता है। कुछ देर बाद एक नोटिफिकेशन आता है, तुम एक प्लेयर बनने के लिए रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंच चुके हो। उसके बाद एक नया क्वेस्ट एक्सेप्ट करने का नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही वो क्वेस्ट एक्सेप्ट करता है उसके स्क्रीन पर एक टाइमर चालू हो जाता है। उसे बताया जाता है कि तुम यहाँ जितनी देर सरवाइव करोगे उतना ज्यादा पॉइंट्स तुम्हें मिलेंगे, जो तुम्हें हाई क्लास टाइटल अचीव करने में मदद करेंगे। सूहो पूरी तरह एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है ये बढ़िया है, वैसे भी बिना घड़ी के मुझे यहाँ टाइम का पता ही नहीं चल रहा था। तभी वहां हाई लेवल के अलग अलग सोल्जर्स आने लगते हैं। उनमें से एक मेज आते ही एक फायर अटैक करता है। सूहो किसी तरह से उससे बच जाता है, लेकिन तभी सारे मेज सोल्जर्स एक साथ मिलकर के स्पेल कास्ट करने लगते हैं और एक बहुत ही मैसिव फायर अटैक कर देते हैं। सूहो किसी तरह अपनी शील्ड से उस अटैक को डॉच कर लेता है, लेकिन जब तक वो डॉच करने में बिजी होता है सारे मेज सोल्जर्स मिलकर के एक समनिंग स्पेल कास्ट कर देते हैं और वहां एक जाइंट गोलम समन हो जाता है। सूहो भी लाइक अब बहुत हो गया इनका, अब मेरी बारी। वो सबसे पहले अपने शील्ड को फेंक देता है और कहता है मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करके काफी इजीली उस गोलम को भी डिफीट कर देता है। इसके बाद वो अपने बाकी वेपन्स को भी एक एक करके फेंकने लगता है, क्योंकि अब वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है। उसे अब इन वेपन्स की कोई जरूरत नहीं होती। वो सिर्फ अपने हाथों से ही सारे सोल्जर्स को डिफीट करता जा रहा होता है। कुछ ही देर में वो सारे सोल्जर्स को खत्म कर देता है। इसके बाद उसके लेवल काफी तेजी से ऊपर बढ़ने लगते हैं और उसके पास एक के बाद एक कई नोटिफिकेशन आने लगते हैं। वो अब हायर क्लास तक पहुंच चुका होता है, लेकिन सूहो अभी भी सोच रहा होता है ये अभी इनफ नहीं है, बॉस को डिफीट करने के लिए मुझे और ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। तभी वहां फिर से कुछ सोल्जर्स आने लगते हैं।
सुहो उन सबको डिफीट करते जाता है और एक के बाद एक टाइटल्स, लेवल्स, हाई रैंक्स आइटम अनलॉक करते जाता है। थोड़ी देर बाद सीन कट होता है और सुहो फिर से बॉस रूम में होता है जहां इग्रिस उसका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन इस बार सुहो का ऑरा बिल्कुल अलग होता है। वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है और अब उसका लेवल 70 हो चुका होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम सुहो वर्सेस इग्रिस का फाइट देखेंगे। इसके बाद सीजन 4 का सिर्फ एक लास्ट एपिसोड बचा है। उस एपिसोड को मैं डायरेक्ट सीजन 4 के लॉन्ग वीडियो में एक साथ कंबाइन कर दूंगा, इसीलिए आप कंफ्यूज मत होना कि नेक्स्ट एपिसोड कहाँ गया। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि सुहो इतनी इजीली लेवल 70 कैसे पहुंच गया, जबकि जिन्वो को इसके लिए बहुत मेहनत और ग्राइंड करनी पड़ी थी। एक्चुअली सुहो के पास नेचुरल टैलेंट है। बचपन से ही उसके अंदर शैडो मोनार्च का खून दौड़ रहा है। जिन्वो ने अपनी जर्नी एक ई रैंक हंटर के रूप में स्टार्ट की थी, इसीलिए उसके लिए सब कुछ काफी डिफिकल्ट था। और सुहो के केस में जिन्वो खुद हेल्प कर रहा है और उसे अपने शैडो सोल्जर के साथ फाइट करवा करके ट्रेन कर रहा है। जिन्वो के टाइम पर उसके पास मदद के लिए कोई नहीं था। उसे रियल मॉन्स्टर के साथ फाइट करनी पड़ती थी जो बार बार रिस्पॉन भी नहीं होते थे। इसीलिए ऑब्वियसली सुहो के लिए ये सब थोड़ा इजी है। और ऑनेस्टली अगर सुहो को भी लेवल 70 तक पहुंचने में 15 से 20 एपिसोड लग जाते तो ऑडियंस भी सेम चीज देख देख करके बोर हो जाती। इसीलिए एक तरह से ये सब अच्छा ही है कि सब कुछ एक ही एपिसोड में फास्ट फॉरवर्ड हो गया। एटलीस्ट आगे हमें कुछ नया और इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो इस वीडियो पे 6 के लाइक और 600 कमेंट कंप्लीट कर दो। वैसे 8 तारीख को जुजुत्सु काइसन का सीजन 3 आ रहा है। अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। और जिन लोगों ने जुजुत्सु काइसन नहीं देखा है या देख करके भूल चुके हैं उनके लिए 2 सीजन का एक रिकैप वीडियो आने वाला है। 1.5 घंटे में पूरा 2 सीजन कवर किया गया है। वो वीडियो देख लोगे तो एपिसोड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, एक बार याद से मेरे भाई का चैनल देसी सेनपाई को सब्सक्राइब कर लेना। उनके 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो एटलीस्ट। खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।